ज़मीन छीनने का सरकार का इरादा कभी नहीं रहा है। सरकार, गवर्नमेंट क्या वेलफेयर स्टेट है। सरकार अगर किसी के ज़मीन को लेती भी है, भू अर्जन करती है, तो उसको उचित मुआवजा देती है, 4 गुना मुआवजा देती है, तब ज़मीन लेती है। वेलफेयर स्टेट है। सरकार ज़मीन की मालिक है, लेकिन जो जोतदार हैं वो उस ज़मीन के भू मालिक है। राज्य सरकार का ये क्रांतिकारी कदम है। इसके कारण क्या होगा कि रैयत इसको डिजिटल फॉर्म में अब इसको संधारित किया जा रहा है। डिजिटल में एक बात और है सर कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से डिजिटल होगी। जी हाँ। गांव के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती है, डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत है या उनकी क्या प्रक्रिया? बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होती हैं जिस पे 2 माह जो है लोग दावा ठोक देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और पहचान कैसे होगी कि वाजिब में वो ज़मीन किसकी है? किसी ज़मीन का सेल डीड होना और एक ही ज़मीन को 2 बार सेल डीड से विक्रय कर दिया जाना, तो इस तरह के मामले आते हैं, तो ये मामले सिविल न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन होते हैं। खतियान नहीं है तो भी बहुत सारे पेपर्स हैं जिसके आधार पर वो, जैसे कौन से पेपर? पहला हो गया जमाबंदी पंजी की विवरणी, दूसरा हो गया अगर उस ज़मीन को संबंधित व्यक्ति ने सेल डीड से, विक्रय विलेख से खरीदा है, तीसरा हो गया अगर उनको बंटवारा में, आप परिवार के आपसी बंटवारा में मिला हुआ है, तो वो कागजात हो गया बंटवारा का, जो पंच बंटवारा का और आपसी बंटवारा का एक कागज़ बनता है, उस पर सब लोग हस्ताक्षर करते हैं, वो हो गया। एक मान्य सिद्धांत है कि अगर हम किसी संपत्ति पर दावा करते हैं, किसी भी भू संपत्ति पर दावा करते हैं, तो हमको उस दावा को सिद्ध करने के लिए कोई कागजी साक्ष्य चाहिए। बिहार में लैंड सर्वे होना है, जिसको लेकर के लोगों के मन में 1000 सवाल हैं कि आखिर उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि बार बार तमाम अटकलें आ रही हैं कि जिनके पास पेपर पूरे नहीं हैं उनको बड़ी परेशानियां होने वाली है। बीच में ये खबर भी आती है कि ये रद्द होने वाला है। हालांकि आज जो भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपने तरीके से क्लियर कर दिया है कि नहीं, बिहार में लैंड सर्वे जो है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए हम आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो आपको बताएंगे कि लैंड सर्वे आखिर क्यों होना ज़रूरी है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और तमाम तरीके की जानकारियाँ जो है लैंड सर्वे के बारे में। सर जो है बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं राधा मोहन प्रसाद हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा निवृत्त अधिकारी हैं। इनसे पूछेंगे कि लैंड सर्वे आखिर क्या है और आपको विशेष जानकारियाँ देंगे लैंड सर्वे के बारे में। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों के बिहार में अधिकारों का अभिलेख इसको कहा जाता है कि जो भी रैयत हैं, जो काश्तकार हैं, भूमालिक हैं, उनके अधिकारों के अभिलेख का निर्माण, जो वर्तमान सर्वे जिसको कह रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण इसका नाम दिया गया है, किया जाना है। और इसके पूर्व, इस सर्वेक्षण के पूर्व बिहार में 2 सर्वेक्षण पहले हो चुके हैं। एक सर्वेक्षण जिसको अंग्रेज़ों ने कराया था अपने कार्यकाल के पीरियड में 1892 से लेकर के 1916 तक, उसका नाम दिया गया कैडेस्ट्रल सर्वे। और उस कैडेस्ट्रल सर्वे में जितने जोतदार थे और भूमालिक, उनका एक अधिकारों का अभिलेख बनाया गया, जिसमें खाता, खेसरा, रकबा, भूमि के स्वामित्व का प्रकार दर्ज हुआ। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो ज़मींदार अब राज्य सरकार में वेस्ट कर गए, उनकी ज़मींदारी वेस्ट कर गई, तो ज़मींदार के नहीं रहने के बाद जो रिकॉर्ड का मैनेजमेंट होता था, उस मैनेजमेंट को नवनिर्मित करने के लिए पुनः एक सर्वे की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि 1916 के बाद ज़मीन के स्वामित्व में कई तरह से परिवर्तन हो चुके थे, लोग मर चुके थे, आपसी बंटवारा हो चुका था, ज़मीन बंदोबस्त हो चुका था, कुछ रैयत ज़मीन छोड़ करके अन्यत्र जा चुके थे। तो उनके अधिकारों को, यानी जोत भूमि में किसी का अधिकार होता है और उसको जिस पंजी में दर्ज किया जाता है उसको कहते हैं खतियान, और उसी को कहते हैं अधिकारों का अभिलेख। तो एक नया उसको अद्यतन किया जाना जरूरी था। तो राज्य सरकार ने 1952 में पूरे बिहार के जो 28 ज़िले थे उसमें रिविजनल सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया, और रिविजनल सर्वेक्षण कार्यक्रम वर्ष 1985-86 तक चला। उसमें लगभग 14 ज़िले का पूरे बिहार में आंशिक और पूर्ण रूपेण फाइनल हो गया रिविजनल सर्वेक्षण, और उसमें अधिकारों का अभिलेख बना। यानी जो जोतदार थे, जो ज़मीन के मालिक थे, उनके अधिकार, काश्तकारी अधिकार अब अभिलेखों में दर्ज हो गए।
का अभिलेखों में दर्ज होने से इससे क्या हुआ कि अद्यतन होने से लैंड डिस्प्यूट, भूमि संबंधित विवादों को हल करने में मदद मिला कि इस भूमि पर इस व्यक्ति का अधिकार है, कोई दूसरा गलत ढंग से अगर उस पर कब्जा करना चाहता है तो उस भूमि संबंधी अधिकार के जो अभिलेख थे उसके आधार पर उसको न्यायालय में वो प्रमाणित कर सकता था। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो कि विवादों में रहते हैं, तो उसको लेकर के क्या योजना रहेगी? जो भी ज़मीन विवाद के अंतर्गत है या तो वो माननीय सिविल न्यायालय में है और आंशिक रूप से राजस्व न्यायालय में है। तो राजस्व न्यायालय में जो भूमि विवाद के विषय हैं बहुत सीमित हैं और व्यापक पैमाने पर अगर किसी भूमि का अगर विवाद है, उसका निर्णय करने का अधिकार है, टाइटल डिसाइड करने का अधिकार है, तो वो सिविल न्यायालय में है। तो सिविल न्यायालय अपने आवश्यकता अनुसार जो समय पूरा हो जाता है वो भी न्यायालय निर्णय करके लोगों के अधिकार और स्वत्व पर एक निर्णय दे करके डिक्लेयर कर देता है और उसके आधार पर रिकॉर्ड में सुधार होता है। कोई ज़मीन सर, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होती हैं जिस पे दो जो है लोग दावा ठोक देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और पहचान कैसे होगी कि वाजिब में वो ज़मीन किसकी है? पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर एक ही ज़मीन पर दो व्यक्ति अधिकार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो पहला अधिकार होता है उनका खतियान, जिसको अधिकारों का अभिलेख कहा जाता है। दूसरा होता है खतियान के आधार पर जमाबंदी पंजी का निर्माण, तो जमाबंदी उस ज़मीन की कायम हुई रहती है। तीसरा, अगर उस पर उनका अधिकार है, कंटिन्यूएशन में वो जोत आबाद कर रहे हैं, तो राजस्व लगान सरकार को भुगतान करते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट उनके लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। और जैसे विवाद का कारण कई है, किसी ज़मीन का सेल डीड होना और एक ही ज़मीन को 2 बार सेल डीड से विक्रय कर दिया जाना, तो इस तरह के मामले आते हैं, तो ये मामले सिविल न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन होते हैं। राज्य सरकार का जो राजस्व विभाग है, स्थानीय स्तर का राजस्व प्रशासन है, वो अधिकारों का अभिलेख अद्यतन नहीं करता है। एक बार फाइनल हो जाने के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट अद्यतन नहीं होता है, वो उसमें कोई काटकूट नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होता है। सिविल न्यायालय के आदेश से ही उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। उससे रिलेटेड जो जमाबंदी पंजी है, जिसमें हम लगान देते हैं किसी ज़मीन का और भुगतान करते हैं, तो यह माना जाता है कि उस ज़मीन पर मेरा दखल कब्जा है और कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर इस तरह के विवाद आते हैं, एक ही ज़मीन पर 2 व्यक्ति दावा ठोक रहा है, अपना कर रहा है दावा, न्यायालय में उसको करना है, तो न्यायालय को निर्धारण करने का अधिकार है और उसके स्वत्व के डॉक्यूमेंट को देख करके, जो स्वत्व आधारित डॉक्यूमेंट होगा, अधिकार आधारित डॉक्यूमेंट होगा, जैसे खतियान हो गया, जमाबंदी पंजी हो गई, ज़मीन का सेल डीड हो गया या किसी से ज़मीन बंदोबस्ती उसने प्राप्त किया है, उसके आधार पर न्यायालय निर्णय लेता है। कई बार ऐसा होता है लोग कि घबराए हुए हैं, जो कुछ लोग समझदार होते हैं वो लोगों को प्रगला देते हैं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास पेपर्स नहीं है, तो आपका ज़मीन छिन जाएगा, कोई और मालिकाना हक उस पर दावा कर देगा, तो उसको लेकर के क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ज़मीन छीनने का सरकार का इरादा कभी नहीं रहा है। सरकार, गवर्नमेंट क्या वेलफेयर स्टेट है। सरकार अगर किसी के ज़मीन को लेती भी है, भू-अर्जन करती है, तो उसको उचित मुआवजा देती है, 4 गुना मुआवजा देती है, तब ज़मीन लेती है। वेलफेयर स्टेट है। सरकार ज़मीन की मालिक है, लेकिन जो जोतदार है वो उस ज़मीन के भू मालिक हैं, उस ज़मीन के वो मालिक हैं। और सरकार तो सभी ज़मीनों की मालिक है। तो सरकार कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के ज़मीन को लेने का दावा नहीं करती कि हम ले लेंगे। वो सिर्फ उनके अधिकार को अभिलेख के माध्यम से अद्यतन करती है, अभिलेख के माध्यम से। यानी खतियान में उनका अद्यतन हो जाएगा, नाम अद्यतन दर्ज हो जाएगा। अगर खतियान उनके दादा परदादा के नाम से बना हुआ है, तो अब मृत व्यक्ति के नाम से खतियान नहीं बनेगा। ये अब जो आज जो जिंदा हैं, उनके वंशज जिंदा हैं, उनके नाम से अब खतियान बन जाएगा। खतियान नहीं है तो फिर कैसे? खतियान नहीं है तो भी बहुत सारे पेपर्स हैं जिसके आधार पर वो, जैसे कौन से पेपर्स? पहला हो गया जमाबंदी पंजी की विवरणी। दूसरा हो गया, अगर उस ज़मीन को संबंधित व्यक्ति ने सेल डीड से, विक्रय विलेख से खरीदा है। तीसरा हो गया, अगर उनको बंटवारा में, आप परिवार के आपसी बंटवारा में मिला हुआ है, तो वो कागजात हो गया बंटवारा का, जो पंच बंटवारा का और आपसी बंटवारा का एक कागज़ बनता है, उस पर सब लोग हस्ताक्षर करते हैं, वो हो गया। चौथा हो गया, अगर उस ज़मीन को उन्होंने गिफ्ट से प्राप्त किया है, दान से प्राप्त किया है,
वो हो गया। पांचवा हो गया, अगर उन्होंने विल यानी बख्शी, ये विल जो होता है मरने के बाद वो लागू होता है, अगर उन्होंने विल से प्राप्त किया है तो न्यायालय ने उसका प्रोबेट कर दिया है तो वो उनके पास कागजात होता है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, लैंडलेस जो पीपुल हैं यानी गरीब व्यक्ति हैं, उनके साथ सरकार ने गैरमजरूआ मालिक भूमि की बंदोबस्ती की है और ये 1954 से लगातार बंदोबस्ती होते आ रही है। सरकार अपनी ज़मीन लैंडलेस पर्सन को कृषि कार्य के लिए और ये होम स्ट्रीट पर्पस वासडी के लिए बंदोबस्त करती है, तो उसका जो पट्टा मिलता है सरकार के ओर से वो उनके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट हो गया। भूदान के द्वारा भूदान के द्वारा ज़मीन दी गई है लोगों को, तो भूदान प्रमाण पत्र उनके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट हो गया। वासगीत पर्चा के आधार पर उनको ज़मीन मिली है, वासगीत पर्चा का एक फॉर्म जी होता है, वो उनके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट हो गया। सरकार अगर वो विस्थापित हो गए हैं, नदी के कटाव से उनका घर दह गया है, तो सरकार भूमि अर्जित करके उनको बसाती है, तो जो पेपर उनको मिलता है, परवाना जिसको कहते हैं, पट्टा जिसको कहते हैं, वो उनके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट हो गया। यानी डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है कि एक फैमिली में अगर दादा के नाम से पैटर्नल प्रॉपर्टी है, खतियान है, संयुक्त परिवार की संपत्ति है, तो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान में जो नाम की प्रविष्टि होगी और ज़मीन का जो विवरण हो गया वही हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। खतियानी विवरण, उसमें हमारा शेयर डिवाइड होता है कि दादा के मरने के बाद हमारा इसमें कितना कितना शेयर है, तो वो शेयर आपसी लोग फरीकैन लोग बंटवारा करके आपस में डिसाइड कर लेते हैं और वो उनके ज़मीन का कागज़ होता है। किसी के पास एकदम कोई पेपर नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अपनी ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर नहीं है। कहीं न कहीं से उस ज़मीन पर उनको बसने का, खेती करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा, उनके पिताजी के नाम से होगा। अगर उनके पिताजी के नाम से नहीं होगा तो उनके दादाजी के नाम से होगा, ये उनको खोजना पड़ेगा। एक मान्य सिद्धांत है कि अगर हम किसी संपत्ति पर दावा करते हैं, किसी भी भू संपत्ति पर दावा करते हैं, तो हमको उस दावा को सिद्ध करने के लिए कोई कागजी साक्ष्य चाहिए, कोई भी प्रूफ चाहिए। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बीमार हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि डॉक्टर साहब हमको फलाना रोग है, हमारा इसका इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब उसके अनुरूप इलाज करते हैं। उसी तरह से सर्वे अथॉरिटी जितने हैं जो सर्वे करने गए हुए हैं, अगर हम किसी ज़मीन पर दावा करते हैं तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि इस ज़मीन पर हमें अधिकार कैसे प्राप्त हुआ है। उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ है, बंटवारा में प्राप्त हुआ है, सेल डीड से मिला है, गिफ्ट डीड से मिला है, वसीयतनामा से मिला है, कि सरकार ने उसकी बंदोबस्ती की है, कि रेंट फिक्सेशन उसका हुआ, मतलब किस तरह से मिला है, ये उनको बताना होगा। एक सवाल ये भी है सर कि पहले भी लैंड सर्वे हो चुका है, तो ज़मीन तो सर वही है, बार बार लैंड सर्वे की क्यों जरूरत पड़ती है? आखिर क्या बदलाव होगा? लैंड सर्वे की ज़रूरत पड़ती है, ये अधिकारों को नूतन किया जाता है, माने नया किया जाता, नया रूप दिया जाता है। और नया रूप इसलिए दिया जाता है कि ये व्यक्ति का मरना ध्रुव सत्य है, तो मृत व्यक्ति कोई ज़मीन नहीं जोत सकता है, एक चीज़। दूसरा, जो व्यक्ति ज़मीन जोतता है उसको लगान भुगतान करने का अधिकार है, तो मृत व्यक्ति से सरकार लगान नहीं ले सकती है, जो जीवित होगा उसी से लगान लेगी। इसके अलावा मृत व्यक्ति किसी के ज़मीन को नहीं बेच सकता है, किसी भी ज़मीन को नहीं बेच सकता है। जो जीवित होगा, बालिग होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता है। इसलिए जोत अधिकार को अद्यतन किया जाता है, बनाया जाता है कि पहले मिस्टर ए अगर उस ज़मीन के स्वामी थे तो आज के डेट में कौन स्वामी है। तो यह समय समय पर सरकार इसको करती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 का जो हम लोग का 7th शेड्यूल है, उसके राज्य सूची के विषय 45 में ये दिया हुआ है कि राज्य सरकार अपने यहाँ भूमि सर्वेक्षण कराने के लिए, भूमि अभिलेखों को अद्यतन कराने के लिए आवश्यक कानून बना सकेगी, प्रबंधन कर सकेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से प्रदत्त दिया हुआ अधिकार है, राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्य सरकार बनाती है।
तो इसके चलते क्या होता है कि भूमि में रैयतों के अधिकार, काश्तकारों के अधिकार या भूमालिकों के अधिकार अद्यतन होते हैं। माने अद्यतन का माने हो गया कि आज उस ज़मीन पर कौन जोतदार है। पिता नहीं रहे तो पिता के नहीं रहने के बाद अब उनके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं, विधिक कौन मालिक है, उनके नाम से बनेगा। इसलिए रिकॉर्ड ऑफ राइट का निर्माण कराने का विचार सरकार ने किया है और विशेष सर्वेक्षण के द्वारा अधिकारों का अभिलेख बनने जा रहा है और ये बहुत अच्छा काम है। राज्य सरकार का ये क्रांतिकारी कदम है। इसके कारण क्या होगा कि रैयत इसको डिजिटल फॉर्म में अब इसको संधारित किया जा रहा है। डिजिटल में एक बात और है सर कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से डिजिटल होगी। जी हाँ, गांव के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती है, डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत है या उनकी क्या प्रक्रिया होगी? उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये पहले मैनुअल ऑफलाइन इस रिकॉर्ड को निर्माण करने का निर्णय लिया है। यानी अमीन स्पॉट पर जाएंगे, उस व्यक्ति से पूछेंगे उस ज़मीन पर कैसे उनका जोत अधिकार प्राप्त है, पूछेंगे उसको। वो भूमि पंजी होती है, खेसरा पंजी, उसमें दर्ज करेंगे। खेसरा पंजी में दर्ज करने के बाद उनको एक खानापूरी पर्चा बना करके देंगे संबंधित रैयत को, भूमालिक को, कि ये आपकी भूमि है, अगर देख लीजिए इसमें कोई गलत प्रविष्टि हुई है तो आप बोलिए, हम उसको सुधार करेंगे। यानी उनको केस करना पड़ेगा, सुधार करेंगे। फिर सरकार सुधार करके एक प्रारूप खतियान बनाएगी, उसको पब्लिश करेगी और उसमें भी अगर कहीं कोई गलत एंट्री हो गई है तो उसके सुधार का सरकार ने प्रोविज़न किया है। संबंधित एएसओ जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके यहाँ आप केस फाइल कीजिए और एकदम समरी ट्रायल है इसका। 30 दिन 60 दिन में इसका समाधान कर देना है। अगर इसके बावजूद भी रैयत के खाते का गलत प्रविष्टि हो गया है, कोई ज़मीन का गलत एंट्री हो गया है, तो फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड पदाधिकारी का प्रोविज़न किया गया है एक्ट में कि वो सुनवाई करेंगे। यानी नेचुरल जस्टिस में, न्याय हित में सरकार ने 4 ऑप्शन उनको दिया है सुधार कराने का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राधा मोहन सर थे। आपने पूरी जानकारी जानी कि कैसे क्या होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो है लोगों के हित में इसको लाई है। बाकी आपकी क्या राय है लैंड सर्वे को लेकर के, और क्या क्वेश्चन है, आप क्या पूछना चाहते हैं, वो हमारे कमेंट पे बताइए। हम सर से दोबारा ज़रूर पूछेंगे अगर कोई उलझन है आपके मन में अभी तो। फिलहाल आप लाइव लॉन्ग देख रहे थे, मैं थी आपके साथ प्रीति। बहुत बहुत धन्यवाद।